नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के लिक्विड स्टेट चैप्टर में अंतराण्विक आकर्षण बलों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। ऑरिजिन ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अंतराण्विक बलों के बारे में यह माना जाता था कि इनकी उत्पत्ति का मूल कारण तरंग यांत्रिकी के विकास के द्वारा समझाया जा सकता है, परंतु कई प्रारंभिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप भी इन्हें हम समझा सकते हैं, इनकी उत्पत्ति को समझा सकते हैं। इनमें सबसे पहले है द्विध्रुव प्रारंभिक क्रिया अभिविन्यास प्रभाव। स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण रखने वाले यौगिक जैसे कि HCl, HCN आदि में अंतराण्विक आकर्षण बलों को समझाने के लिए इस अणुओं में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होना चाहिए, अर्थात ऐसे यौगिक जिनके अंदर परमानेंट द्विध्रुव आघूर्ण उपस्थित होता है, उनके अंदर हम ओरिएंटेशन इफेक्ट को समझा सकते हैं, जिनका में एक निश्चित द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इस प्रकार की प्रारंभिक क्रियाओं की ऊर्जा या परिणाम के कारण संकेत द्विध्रुवों में आपेक्षिक विन्यास पर यह निर्भर करता है। क्योंकि यह आकर्षण ओरिएंटेशन या अभिविन्यास के परिणाम होता है, अतः इसे अभिविन्यास प्रभाव भी कहा जाता है। यदि सभी अभिविन्यास समान रूप से संभव हो तो परिणामी ऊर्जा का मान शून्य होता है। अतः कुछ विशेष प्रकार के अभिविन्यासों पर ही हम इस प्रकार का आकर्षण बलों को ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ पर कि आकर्षण बल अधिकतम होता है। यदि दो ध्रुवों के मध्य आकर्षण ऊर्जा E0 हो तो इसे हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। E0 = -2μ4 बटे 6r³ 3r6 kT, जहाँ पर म्यू ध्रुवीय आघूर्णों का द्विध्रुव आघूर्ण, r द्विध्रुव आघूर्णों के मध्य की दूरी एवं k बोल्ट्जमान कांस्टेंट तथा T एब्सोल्यूट टेम्परेचर या परम ताप है। अब यदि हम आगे देखें, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव प्रारंभिक क्रियाओं या प्रेरणा प्रभाव के द्वारा भी हम अंतराण्विक आकर्षण बलों की उत्पत्ति को समझा सकते हैं। इसके अनुसार यदि किसी द्विध्रुव अणु के पास कोई अध्रुवीय अणु आता है तो ध्रुवीय अणु द्वारा उसमें द्विध्रुव प्रेरित हो जाता है, अर्थात अध्रुवीय अणु के संपर्क में यदि कोई ध्रुवित अणु आता है तो वह उसमें अध्रुवीय अणु को भी ध्रुवित कर देता है, अतः यह अणु प्रेरित द्विध्रुव बन जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस प्रकार ध्रुवीय और प्रेरित द्विध्रुव के मध्य में एक आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के आकर्षण बलों का कारण फर्स्ट है ध्रुवीय अणु और द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण तथा अध्रुवीय अणु के ध्रुवित होने की क्षमता पर निर्भर करता है, अर्थात ध्रुवीय अणु में जितना अधिक ध्रुवीय आघूर्ण होगा तथा अध्रुवीय अणु में ध्रुवीय होने की क्षमता अधिक होगी, तो इस प्रकार का आकर्षण बल भी अधिक होगा। अतः इस प्रकार के कारण उत्पन्न हुई परिणामी ऊर्जा का मान E1 = 2πμ4 बटे r6 होगी। यहाँ पर सिग्मा अध्रुवीय अणु की ध्रुवता, म्यू ध्रुवीय अणु का द्विध्रुव आघूर्ण, r ध्रुवीय अणु तथा अध्रुवीय अणु के मध्य की दूरी तथा E परिणामी ऊर्जा का मान दर्शाता है। इस प्रकार के ध्रुवीय आकर्षण तथा ध्रुवीय प्रेरित ध्रुवीय आकर्षण प्रकार के आकर्षण में दो प्रकार की कमियां हैं।
फर्स्ट है, आकर्षण बल किसी द्रव या गैस में उपस्थित समस्त अणुओं के लिए योग्य न होकर केवल अणु युग्मों पर ही या लागू होता है। सेकंड है, ऐसे कुछ अणु जिनमें कि स्थायी द्विध्रुव नहीं होता, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, उत्कर्ष गैसों, इनमें उपस्थित आकर्षण बलों को यह नहीं समझाया जा सकता, अर्थात यह उन अणु में ही आकर्षण बलों को समझा पाएगा जिनमें कि परमानेंट द्विध्रुव आकर्षण, परमानेंट द्विध्रुव आघूर्ण यानी परमानेंट डाइपोल मोमेंट उपस्थित होगा। थर्ड है हमारा पेरिद्विध्रुव प्रारंभिक क्रिया या प्रकीर्णन प्रभाव। क्वांटम यांत्रिकी का उपयोग करते हुए यह महत्वपूर्ण प्रगति है कि हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसरण से इस प्रकार के प्रभाव को हम समझा सकते हैं। इसके अनुसार निम्नतम अवस्था में भी अणु की कुछ ऊर्जा पाई जाती है जिसे 0 पॉइंट एनर्जी या शून्य बिंदु ऊर्जा कहते हैं। यह माना जाता है कि ऐसी स्थिति में न केवल बहुपरमाणु सहसंयोजी अणु में वरन एक परमाणुक उत्कर्ष गैस अणुओं में भी नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के मध्य अनेक संभावनाएं उपस्थित है जो अणु में क्षणिक अथवा परमानेंट डाइपोल बना देता है। ऐसे अस्थायी द्विध्रुव अणु यदि किसी निकट के अणु अथवा परमाणु को भी में भी एक द्विध्रुव प्रेरित कर देता है और उसे भी अस्थायी द्विध्रुव में बदल देता है। अब ऐसे अस्थायी द्विध्रुव अणु यदि दूसरे के संपर्क में आते हैं तो दूसरे अणु को भी आकर्षित करते हैं और इस प्रकार के आकर्षण को क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण कहते हैं या फिर प्रकीर्णन बल कहा जाता है। अर्थात इस प्रकार की प्रकीर्णन प्रभाव के द्वारा हम ऐसे अणु जिनके अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है उनमें अंतराण्विक आकर्षण बलों को समझा सकते हैं। अतः इनके मध्य प्रारंभिक क्रियाओं के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं। E = -3L सिग्मा स्क्वायर बटे 4r6। L आयनन ऊर्जा होती है यहाँ पर तथा सिग्मा अध्रुव अणु का ध्रुवता तथा r अणुओं के मध्य की दूरी को दर्शाता है। प्रकीर्णन ऊर्जा का मान में अणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने तथा उनके आकार बढ़ने पर वृद्धि होती है तथा इनमें कुछ अणुओं के कथनांक को हम निम्न प्रकार दर्शा सकते हैं, जैसे कि अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या दर्शाई गई है हीलियम, हाइड्रोजन, नियोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन में 2, 2, 10, 14, 6 और 18। तो इनके कथनांकों के मान भी नीचे दिए गए हैं। चौथा है हमारा आयन ध्रुवीय आकर्षण। यदि कोई स्थायी द्विध्रुव एक आयन के संपर्क में है तो वह अपने आप को इस प्रकार से अभिविन्यास कर देता है कि द्विध्रुव के विपरीत आवेशित सिरे विशिष्ट आयन की ओर हों। इस प्रकार आयन द्विध्रुव प्रेरित अथवा क्रिया दिशात्मक होती है। इस प्रकार की प्रारंभिक क्रिया आयन प्रारंभिक क्रियाओं से दुर्बल होती है क्योंकि ध्रुव में आवेश की मात्रा कम होती है। इस प्रकार के कारण प्रारंभिक क्रियाओं के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। E = e म्यू r स्क्वायर। यहाँ E आयन पर आवेश है तथा म्यू द्विध्रुव और द्विध्रुव आकर्षण तथा r आयन और द्विध्रुव के मध्य की दूरी है। इसके बाद में हमारा आता है आयन प्रेरित द्विध्रुव प्रारंभिक क्रियाएं।
किसी अध्रुवीय अणु के संपर्क में आता है तो यह आयन उस अणु की इलेक्ट्रॉन आवृत्ति को विकृत कर देता है। अणु का ध्रुवण उसकी ध्रुवणता अथवा आयन की ध्रुवण क्षमता पर निर्भर करता है। अर्थात इसमें पोलराइजेबिलिटी के आधार पर हम आकर्षण बल को समझा सकते हैं। क्योंकि अधिकांश स्पीशीज में ध्रुवणता अधिक नहीं होती, अतः इस प्रकार की प्रारंभिक क्रियाओं के परिणाम मुक्त हुई ऊर्जा का मान बहुत कम होता है, जिसे इस प्रकार समझा सकते हैं। μ = -1/2 सिग्मा E² बटे R4। यहाँ R अणु की ध्रुवणता, E आयन पर आवेश तथा आयन और प्रेरित द्विध्रुवों के मध्य की दूरी है। इन 5 प्रभावों के द्वारा हम अंतराण्विक आकर्षण बलों की उत्पत्ति को समझा सकते हैं। नमस्कार।